हेलो बच्चों, क्या हाल। गुड इवनिंग सबको। सब आराम से हो? ठीक है। तो आज हम लोग क्या करने वाले हैं, जो हम लोग लास्ट टॉपिक में पढ़े थे, इलेक्ट्रिक फील्ड और न्यूमेरिकल्स, बहुत सारे हम लोग लास्ट लेक्चर में पढ़ चुके हैं। इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स में हमने करवाए हैं कुछ, ठीक है। उसको आप जाके मेरे वीडियो प्लेलिस्ट में जाके चेक करके आप देख सकते हैं। आज हम लोग क्या करने वाले हैं, उसी सीरीज को, उसी चैप्टर इलेक्ट्रोस्टैटिक को आगे प्रोसीड करेंगे। और आज हम लोग बहुत एक इंपॉर्टेंट लॉ सीखेंगे, जिसको हम बोलते हैं गॉस थ्योरम। गॉस थ्योरम सीखेंगे आज हम लोग। उससे पहले आपको बहुत सारी बातें पता होना चाहिए। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पता होना चाहिए। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पता होने के साथ साथ आपको उसकी प्रॉपर्टीज भी पता होना चाहिए। अगर आपको उसकी प्रॉपर्टी पता है तो आप चीजों को अच्छे से समझ के और सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो मैं यही कहूंगा कि आप लोग कापी पेन लीजिए, बैठ जाइए टेबल पे और शुरू हो जाइए, ठीक है। मेरे साथ शुरू हो जाइए, साथ में एक दूसरे के साथ हम लोग पढ़ते रहते हैं, ठीक है। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं, ठीक। सबसे पहले बात आती है कि सर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या होते हैं। जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्लियर है कि जो इलेक्ट्रिक ऐसे लाइन जो इलेक्ट्रिक फील्ड को रिप्रेजेंट करे, जो किसको रिप्रेजेंट करे, इलेक्ट्रिक फील्ड को। ऐसे इमेजिनरी लाइंस, जैसे मान लो आपके पास कोई चार्ज है क्यू, मान लेते हैं प्लस चार्ज है। अब इसके अगल बगल फील्ड तो होता ही होता है। अब वो फील्ड तो हमें दिखाई देता नहीं है। जैसे मान लो ये मेरे पास मैग्नेट है, ये मैग्नेट है, ठीक है। इस मैग्नेट के अराउंड मैग्नेटिक फील्ड है। अब वो फील्ड मुझे नहीं दिखाई दे रहा भाई, वो फील्ड मेरे को नहीं दिखाई दे रहा। वो फील्ड दिखाने के लिए मुझे कुछ चीजों का यूज करना पड़ेगा, ताकि मैं देख देख के उसके बारे में अच्छे से स्टडी कर सकूं, अच्छे से पढ़ सकूं, अच्छे से जान सकूं, ठीक है। ये सब करने के लिए हम लोग क्या करेंगे कि जैसे मान लो इसके अगल बगल इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट हो गया, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, इसके अगल बगल सब जानते हो, इसके अगल बगल इसको दिखाने के लिए हम कुछ लाइंस का यूज करेंगे। लाइंस का यूज का मतलब इन द सेंस, जैसे मान लो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऐसे है तो अवे फ्रॉम द पॉइंट, अवे फ्रॉम द पॉइंट, अवे फ्रॉम द पॉइंट, ऐसे अवे फ्रॉम द पॉइंट। तो कुछ इमेजिनरी लाइंस का यूज करेंगे हम लोग। क्या यूज करेंगे? इमेजिनरी लाइंस का। क्लियर नहीं बातें? तो उन्हीं इमेजिनरी लाइंस को बोलते हैं हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। उसको क्या बोलते हैं हम लोग? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। क्लियर में बातें? तो यही इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को हम लोग बोलते हैं फ्लक्स। इन्हीं के नंबर्स को बोलते हैं फ्लक्स। इन्हीं के नंबर्स को क्या बोलते हैं? फ्लक्स। तो अगर आपसे कोई पूछे कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या होता है, तो आप लोग बताओगे कि एन इमेजिनरी लाइंस विच रिप्रेजेंट, इमेजिनरी लाइंस इवन कर्व भी हो सकते हैं, ये कर्व भी हो सकता है। इमेजिनरी लाइन से साथ में कर्व भी हो सकता है, चाहे कर्व हो चाहे इमेजिनरी लाइंस हो, ठीक है। तो इमेजिनरी लाइंस या कर्व्स which shows the direction of electric field या which shows the effect of electric field is known as electric field lines। रीजन में दिखाने के लिए हम कुछ लाइंस का यूज करते हैं, उस लाइंस को हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। क्लियर बातें? अब उसके कुछ फीचर्स होते हैं। फीचर्स इन द सेंस प्रॉपर्टी होती है। देखिए प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। पहली प्रॉपर्टी क्या है इसकी, आइए समझते हैं, ठीक है। पहली प्रॉपर्टी है, क्लियर, इतने समझ में? आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं एक बार, प्रॉपर्टीज की गिवन है। क्लियर मेरी बातें? ठीक। तो हम लोग को पहली प्रॉपर्टी देखिए क्या लिखा हुआ है। कह रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस स्टार्ट्स फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज। कहने का मतलब है कि पॉजिटिव चार्ज से स्टार्ट होता है और एंड एट नेगेटिव चार्ज, और नेगेटिव चार्ज पे एंड होता है। जैसे मान लो कोई इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन से यहाँ से यहाँ गया, तो यहाँ से स्टार्ट हुआ, यहाँ एंड हो गया, ऐसे। यहाँ से स्टार्ट हुआ, यहाँ एंड हो गया, ऐसे ऐसे। यहाँ से स्टार्ट हुआ और ऐसे यहाँ पर एंड हो गया, यहाँ से स्टार्ट हुआ, यहाँ पर एंड हो गया, ऐसे। क्लियर? तो कहने का मतलब मेरे ये है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन से स्टार्ट होते हैं और यहाँ पर आके एंड अप हो जाते हैं। क्लियर मेरी बातें? क्लियर? और यहाँ से स्टार्ट होते हैं, ऐसे। मतलब प्लस से स्टार्ट होते हैं, माइनस में एंड होते हैं। पहली प्रॉपर्टी। दूसरी प्रॉपर्टी क्या कह रहा है? कह रहा है कि टेंजेंट टू एनी पॉइंट ऑन इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड पे अगर कोई टेंजेंट ड्रॉ करते हैं हम लोग। अब टेंजेंट क्या होता है सर? जैसे आपने सर्कल पढ़ा था, सर्कल के एक पॉइंट से जाने वाली लाइन को क्या होती है? टेंजेंट। तो अगर आपके पास मान लो ऐसे कोई कर्व इलेक्ट्रिक फील्ड है, ऐसे आपको बताना हो यहाँ पर डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, तो आप क्या करोगे? यहाँ पर एक टेंजेंट ड्रॉ करोगे। यहाँ पर क्या करोगे? यहाँ पर एक टेंजेंट ड्रॉ करोगे।
तो ये टेंजेंट जो है वो इलेक्ट्रिक फील्ड की इस पॉइंट पे डायरेक्शन दिखा रहा है कि इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में है, ये पॉइंट बी पर इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में है। तो किसी भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पे अगर आप टेंजेंट ड्रॉ करते हो तो वो आपको इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन शो करता है। अगर आपको उसकी डायरेक्शन निकालनी है, देखो लिखा है टेंजेंट टू एनी पॉइंट ऑन इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस शोज द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट दैट पॉइंट, उस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड शो करता है। क्लियर में बातें? ठीक। दूसरी तीसरी पॉइंट की बात करते हैं, टू फील्ड लाइंस कैन नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर। टू इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कैन नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब भैया कि दो लोग एक दूसरे का काट नहीं सकते हैं, सॉरी एक दूसरे को काट नहीं सकते। क्लियर हो जाते? जैसे मान लो इलेक्ट्रिक फील्ड ये है, ऐसे एक इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में है और एक इस डायरेक्शन में, मान लो कट कर दिया, इन द सेंस मान लो कट कर दिए। क्लियर बात है? कह रहा है टू फील्ड लाइंस कैन नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर। मैं मान लेता हूं कि कट कर दिए, ये पहला इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन, ये दूसरा। इस वाले पॉइंट पे अगर आप देखोगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में है, दूसरे वाले पॉइंट के पॉइंट ऑफ व्यू से देखोगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड उस डायरेक्शन में है। रीजन क्या है? ये मान लेते हैं E1 और ये मान लेते हैं E2। भाई मान लो ये E1 और वो E2। अब उसने कहा था टेंजेंट, देखो टेंजेंट ड्रॉ करो तो आपको इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन मिलता है, तो यहां मैंने दोनों के लिए डायरेक्शन ड्रॉ कर दिया। अब भाई साहब आप देखिए एक पॉइंट है P, उस पॉइंट पर दो दो इलेक्ट्रिक फील्ड अराइज है। सोचिए एक पॉइंट पर दो डायरेक्शन कैसे हो सकता है? इमेजिन कीजिए कि एक पॉइंट पर दो डायरेक्शन, नॉट पॉसिबल। क्लियर नहीं बातें? कोई एक डायरेक्शन होगा, इसीलिए हम कह सकते हैं कि टू इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कैन नेवर इंटरसेक्ट। इफ दे डू सो देन द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन टू इलेक्ट्रिक फील्ड अराइजेस, टू इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस अराइजेस व्हिच इज इम्पॉसिबल। कहने का मतलब क्या है? अगर आपको इसका आगे फर्दर उसका रीजन लिखना है तो आप रीजन क्या लिखोगे? रीजन पहले लिखोगे टू फील्ड लाइंस कैन नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर, इफ दे डू सो देन एट द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन टू इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस अराइजेस which is not possible, two direction of electric field arises which is not possible। क्लियर में बात है? तो इस पर ये बात कहेंगे आप। अब आइए चौथे प्रॉपर्टी की बात करते हैं। प्रॉपर्टी करके सीधे हम फ्लक्स और गॉस थ्योरम पे जंप करेंगे। कह रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस डू नॉट फॉर्म क्लोज्ड लूप। भाई साहब कह रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्लोज लूप फाइंड नहीं, मतलब क्लोज लूप नहीं बनाता है, क्लोज लूप नहीं बनाता है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब देखिए मैं आपको समझाता हूं। इसका मतलब ये हुआ, ध्यान से देखिए कि जैसे मान लो आप यहाँ प्लस चार्ज है या माइनस चार्ज है, यहाँ पे ये चार्ज गया, आप जानते हैं कि प्लस से राइज होता है और माइनस पे एंड अप होता है, यहाँ से ऐसे। ऐसा नहीं होता कि जाके ऐसे लूप बना के वापस चला है कि ऐसे गया ऐसे वापस हो जाए, ये नहीं होता। क्लोज लूप का मतलब ऐसे कंप्लीट करना लूप, ये नहीं होता। क्लियर बातें? कि जहां से स्टार्ट हो फिर वहीं घूम के चला जाए, तो ऐसा नहीं होता है। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस नहीं बनाते, बल्कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बनाते हैं। जब आपको मैं मैग्नेटिक फील्ड पढ़ाऊंगा तो उसमें बताऊंगा कि दो मैग्नेट्स नॉर्थ पोल और साउथ पोल ऐसे निकलती है फिर वापस क्लोज लूप बना लेती है। लेकिन अभी आप इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ रहे हो तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस डू नॉट फॉर्म क्लोज लूप, तो क्लोज लूप नहीं बनाती। रीजन इसका ये है बिकॉज ऑफ कंजर्वेटिव नेचर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड कंजर्वेटिव नेचर का होता है। क्लियर में बातें? ठीक। चलिए अगला पॉइंट कह रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर परपेंडिकुलर टू द चार्ज्ड सरफेस। कोई आपके पास अगर चार्ज सरफेस है तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस उसके हमेशा परपेंडिकुलर होगा, उसके हमेशा क्या होगा? परपेंडिकुलर। जैसे मान लो आपके पास ऐसे चार्ज्ड स्फीयर है, ऐसे चार्ज्ड मतलब चार्ज इसके ऊपर ऐसे ऐसे है, डिस्ट्रीब्यूटेड है चार्ज। क्लियर बात है? अब यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन होगा वो आउटवर्ड होगा, आउटवर्ड होगा, आउटवर्ड होगा। ये बात आप सब जानते हैं, प्लस की वजह से आउटवर्ड होता है, बट परपेंडिकुलर टू द सरफेस होगा, सरफेस पे परपेंडिकुलर होगा, सरफेस पे परपेंडिकुलर होगा, सरफेस पे क्या होगा? परपेंडिकुलर होगी, ये उसका सेंटर है। तो अगर आपके पास कोई चार्ज स्फीयर है तो हमेशा परपेंडिकुलर ही होगा, हमेशा क्या होगा? परपेंडिकुलर। तो वही कह रहा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर परपेंडिकुलर टू द चार्ज सरफेस। तो कुछ 5 प्रॉपर्टीज मैंने लिखे थे, अब ये 5 प्रॉपर्टीज आप याद कर लीजिए, आपके बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, एज वेल एज आप नीट या जेईई का एग्जाम देते हैं तो उसमें भी आप ऑप्शन में पूछ लेता है। क्लियर हुई बातें? ठीक। तो ये आप लोग कुछ प्रॉपर्टीज है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। अब मैं एक बार समराइज करता हूं इसको। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या कहता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऐसे लाइंस या ऐसे कर्व्स होते हैं, इमेजिनरी कर्व्स होते हैं जो इलेक्ट्रिक फील्ड को रिप्रेजेंट करते हैं। सिंपल। अब इसके 5 प्रॉपर्टीज होते हैं। पहला प्रॉपर्टी ये है कि
प्लस से एराइज होता है और एंड कहां पे होता है, नेगेटिव चार्ज पे। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस प्लस से स्टार्ट होता है, माइनस में खत्म होता है। दूसरा केस की प्रॉपर्टी है, कह रहा है टेंजेंट टू एनी पॉइंट ऑन इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड पे अगर आप टेंजेंट ड्रॉ करते हो तो वो शो करता है डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। थर्ड क्या कहता है कि टू इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर। दो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर, एक दूसरे को कट नहीं करते। अगर वो कट करेंगे तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पे दो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एराइज हो जाएगा, जो कि पॉसिबल नहीं। तीसरा क्या कह रहा है कि चौथा क्या कह रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस डू नॉट फॉर्म क्लोज लूप, फॉर्म नहीं करते हैं, क्लोज लूप फॉर्म नहीं करते हैं। चौथा पांचवा क्या कह रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर परपेंडिकुलर टू द चार्ज सरफेस। चार्ज सरफेस के परपेंडिकुलर होता है ऑलवेज इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। ये बात ध्यान रखने वाली बात है, ठीक है। तो पांचों आप लोग नोट कर लीजिए, फिर इसके आगे हम लोग प्रोसीड करते हैं आगे। नोट करिए, ठीक है, कर लिया सब लोगों ने, चलिए। नोट कर लिया सब लोगों ने प्रॉपर। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस अगर समझ में आई तो इसके आगे के सारे टॉपिक्स आपको समझ में आएंगे, ठीक है। अब बात आती है कि सर इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है। बात आती है कि सर, बात आती है इलेक्ट्रिक फ्लक्स, ये इंपॉर्टेंट है, यहीं से कहानी स्टार्ट होती है हमारी। इलेक्ट्रिक फ्लक्स, इलेक्ट्रिक फ्लक्स, क्लियर में बातें। जैसे मान लो अभी मैंने बताया कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होती हैं बहुत सारी, ऐसे ऐसे, ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है। तो इनके नंबर्स को, इनके नंबर्स को अगर वो किसी सरफेस से पास हो रहे हैं तो उस सरफेस से जितने इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास हो रहे हैं उनके नंबर्स को हम बोलते हैं क्या, इलेक्ट्रिक फ्लक्स। उनके नंबर्स को क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक फ्लक्स। टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पासिंग थ्रू ए क्लोज सरफेस, एक किसी क्लोज सरफेस से वो जितना पास होते हैं नंबर, ये नंबर्स है, कह सकते हो आप लोग कि जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स है, नंबर ऑफ लाइंस ऐसे बहुत सारे बहुत सारे बहुत सारे, देखिए चाहे ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस लाइंस लाइंस, ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस लाइंस लाइंस, ऐसे बहुत सारे इस क्लोज सरफेस से आप देख रहे हैं पास हो रहे हैं, ठीक है। यहाँ भी मैंने क्लोज सरफेस बना दिया, यहाँ से भी ऐसे पास हो रहे हैं। तो जितना इस क्लोज सरफेस से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस से पास हो रहे हैं ना, उन्हीं के नंबर्स को बोलते हैं, टोटल नंबर्स को बोलते हैं फ्लक्स। उन्हीं के नंबर्स को क्या बोलते हैं, फ्लक्स, इलेक्ट्रिक फ्लक्स। क्लियर बातें। तो इसका अगर डेफिनेशन अगर आपको लिखना हो तो आप लिख सकते हैं टोटल नंबर ऑफ, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस passing through a closed surface। अगर किसी सरफेस से टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड पास हो रहे हैं तो उनके नंबर्स को बोलते हैं हम लोग क्या, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के नंबर्स को क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक फ्लक्स। सिंपल, क्लियर बातें। टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पासिंग थ्रू अ क्लोज सरफेस इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फ्लक्स, ठीक है, इज कॉल्ड, ठीक। इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फ्लक्स, इलेक्ट्रिक फ्लक्स। क्लोज सरफेस पे पास होने वाली नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक फ्लक्स या कहा जाता है, ठीक है। अब आइए इसके बारे में, और इसकी, ये तो इसकी डेफिनेशन हो गई, इसके बारे में पढ़ा जाए थोड़ा, डेफिनेशन फॉर्मूला वगैरह निकाला जाए क्या होता है, ठीक है। नोट कर लिया डेफिनेशन सब लोगों ने, वीडियो पॉज करके नोट कर लीजिएगा, ओके। मान लेते हैं कि आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऐसे हैं, ऐसे ऐसे मैंने मान लिया, ठीक है। और मैंने एक सरफेस लिया, क्लियर में बातें। मैंने एक सरफेस लिया, ऐसे तिरछा सरफेस ले रहा हूं मैं, ऐसे करके, ऐसे ऐसे, इसको थोड़ा और इधर लाओ, ऐसे, और ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस,
ये इलेक्ट्रिक फील्ड। अब इस सरफेस से, ये जो सरफेस हमारा बना है, इस सरफेस से जितने इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास हो रहे हैं, जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ये हैं, ठीक है, ये जितने पास हो रहे हैं उनके नंबर्स को बोलते हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स। अब अगर मुझे निकालना हो, मान लो इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है, तो सबसे पहले आपको एक टर्म पता होना चाहिए, एरिया वेक्टर। एरिया वेक्टर। अब बात आती है, सर एरिया वेक्टर क्या होता है? एरिया वेक्टर क्या होता है? परपेंडिकुलर लाइन ऑन द सरफेस। सरफेस पे जो परपेंडिकुलर लाइन होती है उसको बोलते हैं एरिया वेक्टर। जैसे मान लो आपके पास सरफेस ऐसे है, ऐसे सरफेस है, तो एरिया वेक्टर ऐसे होगा डीए। या अगर छोटा सा एरिया है तो एरिया वेक्टर आपका ये, अगर पूरा एरिया है तो एरिया वेक्टर आपका ये। क्लियर बात है? अगर आपका सरफेस ऐसे है, ऐसे, तो एरिया वेक्टर आपका ऊपर हो सकता है या फिर नीचे हो सकता है। अगर आप ऊपर ऐसे माइनस ले हो या ऊपर अगर आप प्लस ले हो तो नीचे आपको माइनस लेना पड़ेगा एरिया वेक्टर। क्लियर है बातें? तो ये एरिया वेक्टर होता है। एरिया वेक्टर क्या होता है? परपेंडिकुलर लाइन ऑन द सरफेस। परपेंडिकुलर लाइन ऑन द सरफेस। सरफेस पे परपेंडिकुलर लाइन को हम बोलते हैं एरिया वेक्टर। सरफेस पर परपेंडिकुलर लाइन को हम बोलते हैं एरिया वेक्टर। सिंपल। क्लियर है बातें? तो एरिया वेक्टर आपको पता होना चाहिए। अगर आपको एरिया वेक्टर पता है तो आप फ्लक्स भी इजीली निकाल सकते हैं। क्लियर भी बातें? ठीक। तो यहां आप कहीं नोट कर लो चाहो तो कि एरिया वेक्टर क्या होता है। एरिया वेक्टर परपेंडिकुलर लाइन या यूनिट वेक्टर। परपेंडिकुलर लाइन ऑन द सरफेस। सरफेस पे जो परपेंडिकुलर लाइन होती है उसको बोलते हैं एरिया वेक्टर। उसको हम समटाइम्स, अगर छोटा एरिया एलिमेंट है तो उसको हम डीए से दिखाते हैं, या फिर उसको हम एरिया वेक्टर ए से दिखाते हैं। क्लियर हुई बातें? ठीक। चलिए अब आइए हम लोग फ्लक्स की डेफिनेशन के थ्रू इसका मतलब फॉर्मूला निकालते हैं। जैसे मान लो आपके पास ये इलेक्ट्रिक फील्ड है ऐसे, और मैंने एक सरफेस ले लिया ऐसे, ऐसे, ऐसे। क्लियर हुई बातें? इस पे ये जो मान लेते हैं यहाँ पर है छोटा सा एरिया वेक्टर मेरा, ये एरिया वेक्टर हमारा ऐसे है। एरिया वेक्टर, ये छोटा सा एरिया मैंने लिया है, इसको मैंने डीए मान लिया, और इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन आप देख ही रहे हो क्या है, और इनके बीच का जो एंगल है वो है थीटा। वो क्या है? थीटा। क्लियर है बातें? अच्छा, अगर मैं देखूं तो इस एरिया वेक्टर के दो कंपोनेंट हैं। इस एरिया वेक्टर कितने कंपोनेंट है? दो। एक तो ध्यान से देखिए, एक तो जिधर एंगल बन रहा है, मतलब इसका एक एरिया वेक्टर इधर हो जाएगा जिसको हम बोलते हैं डीए कॉस थीटा। डीए कॉस थीटा। क्लियर होते हैं? और इसका एक एरिया वेक्टर ये हो जाएगा, एक एरिया वेक्टर आपका ये होगा जिसका हम लोग नाम दे दिए डी ए साइन थीटा। तो आप देखेंगे कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड पास हो रहा है वो डी ए कॉस थीटा वाले डायरेक्शन से पास हो रहा है, इस वाले, ये वाले परपेंडिकुलर वाले डायरेक्शन से पास हो रहा है। क्लियर बातें? और ये जो है डी ए साइन थीटा, इससे कोई इलेक्ट्रिक फील्ड पास नहीं हो रहा। क्लियर बातें? तो अगर आपको इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालना है तो आप फ्लक्स इक्वल्स टू ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू डी ए कॉस थीटा। क्लियर बातें? आप इसी वाले कंपोनेंट को लोगे, इस वाले कंपोनेंट को तो लोगे नहीं। जैसे मान लो आपके पास कोई सरफेस है, जैसे मान लो ये आपके पास सरफेस है, क्लियर, तो ऐसे क्रॉस है, तो इस वाले परपेंडिकुलर कंपोनेंट से पास होगा, आपकी इस वाले कंपोनेंट से थोड़ी ना पास होगा इलेक्ट्रिक फील्ड। आप देख रहे होंगे इस वाले कंपोनेंट से इलेक्ट्रिक फील्ड पास नहीं होगा। आप देखेंगे ये डी डीए है, मतलब एरिया वेक्टर है, भाई सरफेस ऐसे है तो एरिया वेक्टर ऐसे, इसके ये वाले कंपोनेंट से इलेक्ट्रिक फील्ड पास हो रहा है, इस वाले कंपोनेंट से। आप देखिए एरिया वेक्टर, एरिया वेक्टर, यहां ध्यान से देखिए, ये सरफेस, एरिया वेक्टर, एरिया वेक्टर। क्लियर हो जाती? इस वाले कंपोनेंट से इलेक्ट्रिक फील्ड पास हो रहा है, इस वाले कंपोनेंट से इलेक्ट्रिक फील्ड, कोई इलेक्ट्रिक फील्ड पास नहीं हो रहा है। आप देख सकते हैं प्रॉपर एकदम दिख रहा है सबसे। क्लियर? तो बताइए, अगर मुझे इलेक्ट्रिक या फ्लक्स निकलना है, लिखना है, ये फ्लक्स का नंबर लिखना है, तो आप देखेंगे डी, इसका ये वाला कंपोनेंट लूंगा, ये वाला कंपोनेंट नहीं लूंगा मैं कभी भी। क्लियर रहती? इसलिए आ गया डी ए कॉस थीटा। आप जानते हैं, पढ़े होंगे कि अगर ए डॉट बी लिखा होगा, ध्यान से देखिए, तो आप लिखते हैं ए बी कॉस थीटा, मतलब कॉस थीटा जब डॉट रहता है तो कॉस थीटा आता है, तो क्या मैं इसको ये भी तो लिख सकता हूँ,
ऑब्वियसली बात लिख सकता हूं। तो ऐसे फ्लक्स इक्वल्स टू हम लिख सकते हैं E डॉट डी ए, कॉस थीटा हटाया E डॉट डी लिख दिया, वेयर थीटा थीटा इज द एंगल बिटवीन एरिया वेक्टर एंड इलेक्ट्रिक फील्ड। एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच का एंगल है। दिख रहा है साफ साफ आपको? बताइए, इतने में अगर कोई समस्या हो तो बताइए मुझे। क्लियर? और हाँ, एक चीज मैं बताया भूल गया कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स को फाई से दिखाते हैं, ये है फाई। क्लियर? हम लोग फाई से दिखाते हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स को। क्लियर मेरी बातें? ठीक। तो आपको ये दो फॉर्मूले मिले। और एक चीज और मैं कहूंगा कि अगर ये छोटा एरिया एलिमेंट है तो यहाँ पर फ्लक्स भी छोटा सा मिलेगा, छोटा एलिमेंट है तो आपको फ्लक्स भी छोटा सा मिलेगा, है ना? अगर आपको टोटल फ्लक्स निकालना है, आपको निकालना है टोटल फ्लक्स थ्रू दी होल सरफेस के थ्रू होल सरफेस, तो आप क्या करोगे? इंटीग्रेट कर दोगे। ऐसे d5 लिखा, इंटीग्रेट किया, इधर भी इंटीग्रेट किया क्या? E डी ए कॉस थीटा। क्लियर? अच्छा, d5 करोगे तो आपको क्या मिलेगा? पूरा फाई। और यहां से आपको क्या आ जाएगा? इंटीग्रेशन E डी ए कॉस थीटा। क्लियर मेरी बातें? ये भी एक फॉर्मूला मिल गया। अगर आपको छोटा सा एरिया पता है तो आप इंटीग्रेशन करके पूरा एरिया मतलब निकाल सकते हैं और पूरा फ्लक्स आपको मिल सकता है। तो अगर आपको छोटा एरिया एलिमेंट दिया है, थीटा दिया, तो आप ये यूज करिए। अगर आपको डॉट वेक्टर फॉर्म दिया है तो आप ये यूज करिए फॉर्मूला, आपको छोटा छोटा फ्लक्स मिलेगा। अगर छोटा एरिया गिवन है, टोटल एरिया गिवन है, तो यहाँ टोटल एरिया रख देना, टोटल फ्लक्स मिलेगा। बताइए, इतनी बातें क्लियर है? क्लियर? नोट कर लीजिए इसको प्रॉपर एकदम अच्छे से। क्लियर मेरी बातें? चलिए, नोट हो गया? दिख रहा होगा आप सबको। एरिया वेक्टर मैंने बताया क्या होता है, फ्लक्स क्या होता है, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पासिंग थ्रू अ क्लोज सरफेस इज नोन। अब ध्यान रखना, क्लोज सरफेस है तो एक और मैं आपको चीज बता दूं, क्लोज कर देते हैं ऐसे इंटीग्रेशन को। सरफेस अगर क्लोज है तो मैंने इसको क्या कर दिया? क्लोज कर दिया। है वो इंटीग्रेशन ही, लेकिन मैंने उसको क्लोज कर दिया। क्लियर? चलिए आगे बढ़ा जाए। ओके, मिटाऊं मैं इसको? ठीक। चलिए, अब आइए कुछ केसेस लेते हैं और उसके बाद कुछ बातें करते हैं। गॉस थ्योरम आज हम लोग थोड़ा बहुत डिस्कस करके ही आगे बढ़ेंगे, डोंट वरी, आप लोग परेशान ना होगा। नेक्स्ट चैप्टर में मतलब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग उसका वो करेंगे प्रूफ, ठीक है, गॉस थ्योरम का। चलिए, इलेक्ट्रिक फ्लक्स पता हो गया। केस वन, ठीक है। केस वन कह रहा है कि आपके पास मान लो इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे है, ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे, और सरफेस भी आपका ऐसे रखा है, ऐसे एरिया वेक्टर भी ऐसे डीए, ये छोटा सा एरिया वेक्टर में ले लिया, यहाँ से डीए उसी डायरेक्शन में, तो इनके बीच का थीटा क्या है? इफ थीटा इक्वल टू 0, मतलब सरफेस मेक्स 90 डिग्री विद द रेस्ट। ये 0 का मतलब क्या है? सरफेस मेक्स 90 डिग्री, सरफेस 90 डिग्री बना रहा है, लेकिन एरिया वेक्टर कितना बना रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड से? 0 डिग्री। एरिया वेक्टर कितना बना रहा है? 0 डिग्री। अब हम लोग जानते हैं विद इलेक्ट्रिक फील्ड ये सरफेस कब बनाता है, ये कब बनाता है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये बात, ध्यान से देखिए। तो यहां से आपको फ्लक्स कितना मिलेगा? आप जानते हैं E डॉट डी ए होता है। क्लियर बातें? ऐसे फ्लक्स हटाएंगे तो आएगा, टोटल फ्लक्स निकालना है, छोटा फ्लक्स है तो छोटा, टोटल फ्लक्स निकालना है तो यहाँ से हो जाएगा E ए कॉस थीटा। क्लियर बातें? थीटा कितना डिग्री है? 0 डिग्री, तो यहाँ फ्लक्स लिखेंगे E ए करेंगे और कॉस 0 डिग्री। क्लियर बातें? ठीक। अब आइए सेकंड पॉइंट। सेकंड केस में क्या कह रहा हूं मैं? सेकंड केस में कह रहा हूं मैं कि इफ थीटा, थीटा कितना डिग्री? 90 डिग्री, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे, क्लियर, और सरफेस भी ऐसे, ऐसे आपकी एरिया वेक्टर ऐसे है, ये जो डीए है, ये एरिया वेक्टर ऐसे, इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे, इनके बीच का जो एंगल है वो 90 डिग्री।
इसलिए 90 डिग्री लिखा मैंने, थीटा इक्वल्स टू 90 डिग्री। इसका मतलब सरफेस मेक्स 0 डिग्री विथ इलेक्ट्रिक फील्ड। सरफेस बना रहा है 0 डिग्री, देखो सरफेस ऐसे है, इलेक्ट्रिक फील्ड भी ऐसे, तो सरफेस तो 0 डिग्री बना रहा है, लेकिन ये जो एरिया वेक्टर है ये एंगल बिटवीन, ये क्या होता है, एंगल बिटवीन ई एंड डी एरिया वेक्टर के बीच का एंगल होता है। क्लियर बात है? तो यहां से जब रखेंगे फ्लक्स इक्वल्स टू क्या होता है, ई डॉट ए, अगर डॉट को हटाते हैं तो क्या आता है, कॉस थीटा आता है, ई ए कॉस थीटा, और थीटा कितना है 90 डिग्री, ये थीटा देखिए, थीटा 90, और कॉस 90 की वैल्यू क्या होती है 0, तो फाई इक्वल टू आया 0। ऑब्वियस सी बात है कि जब आप इसको सरफेस को आप ऐसे रखोगे तो मैक्सिमम फ्लक्स निकलेगा, देखिए चाहे ऐसे आपने रखा हुआ है तो फ्लक्स मैक्सिमम निकलेगा, आप देख सकते हैं। लेकिन अगर आप सरफेस को ऐसे रखेंगे हॉरिजॉन्टल वे में, हॉरिजॉन्टल वे में रखेंगे तो फ्लक्स आपका एक को निकलेगा, नहीं निकलेगा, फ्लक्स तो ऐसे आएगा, फ्लक्स तो सरफेस से पास होना चाहिए ना, फ्लक्स कहां से पास होना चाहिए, सरफेस से, लेकिन सरफेस से पास ही नहीं होगा इस केस में। तो दो केस इंपॉर्टेंट है, याद रखने वाली बात है, कभी कभी आप लोग कंफ्यूज हो जाते हो कि ये जो थीटा है वो किसके बीच का एंगल है, थीटा जो वो एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच का एंगल है, थीटा जो है वो इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया बीच का एंगल है। क्लियर बात है? और ये जो एंगल है, सरफेस जो एंगल बनाता है उससे कोई लेना देना नहीं है, हमें सबसे पहले एरिया वेक्टर से कहानी सुननी है, एरिया वेक्टर पे बात करना है। क्लियर बात है? ठीक, चलिए नोट कर लीजिए इसको प्रॉपर, सब लोग कर लीजिए। एक आइए सवाल